तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, जैसे कि आप पढ़ ही रहे हो इसके बारे में, है ना। तो महात्मा गांधी का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था कि अर्थ सभी की नीड्स के लिए इनफ है, पर किसी की ग्रेट लालच के लिए नहीं। उनका क्या मैसेज था कि ज़्यादा कंजप्शन रिसोर्स क्या करेंगी बच्चों, ख़त्म कर देंगी। ठीक है, और सिंपल लिविंग क्या करेगी, रिसोर्स को बचाएगी। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ओवर यूज़ और सेल्फिश यूज़ के काफ़ी अगेंस्ट थे बच्चों। तो इंटरनेशनल एफर्ट्स जो था वो ग्लोबल लेवल पर जो कंजर्वेशन हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1968 में क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात उठाई। किसने उठाई थी, कब उठाई थी, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात उठाई। 1974 में EH की बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल गांधी जी के आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और बच्चों फिर उसके बाद क्या हुआ, 1987 में ब्रुंडलैंड कमीशन आया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया गया 1992 के अर्थ समिट में। जैसे कि आपको मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि आज की नीड्स पूरी करो बिना फ्यूचर जनरेशन को डैमेज किए। समझ आया बच्चों। अब हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज, यानी कि ज़मीन का इम्पोर्टेंस क्या रही। लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना, ह्यूमन लाइफ होगी, प्रॉब्लम्स होगी। लैंड लिमिटेड है और फाइनाइट है। ठीक है, इसलिए इसका केयरफुली यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये डायग्राम आप देख ही रहे होंगे ना, एक मिनट डायग्राम निकालते हैं। तो आपके जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे कितनी परसेंट है, 43% जो है वो फार्मिंग होती है, प्लस इंडस्ट्री बेस्ट रहती है वहाँ पे। जो आपके माउंटेन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 30% टूरिज़्म है इसमें। ठीक है, और रिवर्स हैं इसमें। और बच्चों आपके जो प्लेट्यूज हैं वो कितने हैं आपके, देखो ज़रा, 27% मिनरल्स जो हैं वो रिच हैं यहाँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ना। अब हर रिलीजन का अपना अपना यूज़ होता है, इसीलिए प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि ज़मीन का यूज़ कैसे होता है। इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे फॉरेस्ट, जंगल एरिया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, जैसे कि आपकी बंजर लैंड होगी, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, है ना। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे कि आपके जो आपके चारा वाली लैंड होती है ना, जैसे जो बकरवाल्स होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को चलाते हैं वहाँ पे ना। और ट्रीज़ हो गए, क्रॉप्स हो गए। ठीक है, आपके कल्टीवेटर जो भी वेस्ट होते हैं ना, जो आपके 5 साल में यूज़ नहीं होते, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फेलो लैंड होते हैं इसमें, जैसे करंट फेलो होता है, जैसे कि 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए हम छोड़ देते हैं लैंड को, तो वो आपकी करंट फेलो होगी। ओल्ड फेलो होती है आपकी, जो 1 से लेके 5 साल तक हमने यूज़ ही नहीं की होती। रीज़न क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो रेस्ट में होती है उस टाइम। ठीक है, सॉइल को रेस्ट देना होता है उस टाइम। नेट शोन एरिया, जहाँ क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। और एक्स्ट्रा कंसेप्ट की बात करेंगे, अगर हम इसमें जानने की बात करेंगे तो ग्रोस जो क्रॉप्ड एरिया होते हैं वो सेम लैंड पर बार बार फार्मिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कैसा लैंड हमारे इंडिया में फॉलो होता है। तो फिजिकल फैक्टर में अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिलीफ में आपके माउंटेन्स, प्लेन्स। और ह्यूमन फैक्टर्स में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो आपकी पॉपुलेशन हो गई, टेक्नोलॉजी, कल्चर, है ना। और ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा एग्रीकल्चर, बेटर टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोडक्शन। ओके,
तो बच्चों, रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर्स को प्रोटेक्ट करता है। लैंड लिमिटेड है, केयरफुल यूज़ करें इसका। लेकिन इंडिया में प्लेन्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल हैं। लैंड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। जैसे आपका पहला है फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर कल्टीवेटेड लैंड, फेलो लैंड, और आपका नेट शोन एरिया। तो बच्चों, ये समझ आ गया आपको। अब बच्चों, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखाया गया है 1960 और 61 में, ठीक है। तो देखो 1960 और 61 का और वर्सेस 2014 और 2015 का, ठीक है। यहाँ इंडिया की जो लैंड है वो यूएस पैटर्न को कंपैरिजन कर रहे हैं 2 पीरियड्स में। फर्स्ट पीरियड है आपका 1960 और सेकंड पीरियड है आपका 2014 एंड 2015, जैसे कि आप देख सकते हो, ओके, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि नेट शोन एरिया में आपका फार्मिंग लैंड है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और फॉरेस्ट एरिया में क्या है बच्चों, थोड़ा इंक्रीज हुआ है पर स्टिल लिमिटेड है। लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज जैसे कि बढ़ गए, जैसे बिल्डिंग्स आ गई हैं, रोड्स बन गई हैं और इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, ठीक है, सॉरी बन गई हैं, ओके। बैरन एंड वेस्ट लैंड कम हुआ है क्योंकि यूज होने लगे हैं। फेलो लैंड थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है इसमें भी, ठीक है। अब डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर लैंड स्टेबल रहा पर बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज में बढ़ गए हैं डेवलपमेंट्स, ओके। आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का टोटल एरिया है बच्चों 3.28 बिलियन, सॉरी आई एम सॉरी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका इंडिया का टोटल एरिया है। और जो आपका लैंड यूज डाटा सिर्फ कितना है इसमें, 93% एरिया का, ओके, अवेलेबल है इसमें ना, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। रीज़न है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सर्वे कंप्लीट नहीं है, जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में सर्वे नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। नेट शोन एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। नेट शोन एरिया जहाँ फार्मिंग होती है, ठीक है। इंडिया में लगभग 54% एरिया एग्रीकल्चर यूज़ में है, पर ये हर स्टेट में सेम नहीं है। जैसे आपका पंजाब हरियाणा में 80% ही है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती है यहाँ पे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में 10% से भी कम है, ठीक है। इसमें लो नेट शोन एरिया में रीजंस को आप समझेंगे, मैं बताती हूँ आपको। कुछ स्टेट्स में फार्मिंग ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में फार्मिंग बहुत ही कम है। जैसे रीज़न क्या रहेगा मेनली, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, हिल ज़्यादा है वहाँ पे ना, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, क्लाइमेट अनसुटेबल है, पुअर सॉइल है, लेस टेक्नोलॉजी है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ज़्यादा फॉरेस्ट और हिल्स हैं, ठीक है। अब इसमें लैंड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, परमानेंट जो है ग्रेजिंग लैंड कम हो गई है, लेकिन कैटल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कैटल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ग्रेजिंग लैंड जो है वो कम है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि बच्चों ओवर ग्रेजिंग होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। और जो आपके अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, ये लैंड यूज़ नहीं होती क्योंकि पुअर क्वालिटी सॉइल है और कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, भी पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और इंडिया में फॉरेस्ट एरिया जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 33% अभी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअल इश्यूज अभी कम है इसमें, ठीक है। जो एक्चुअल होना चाहिए ना, ये इससे भी कम है पॉलिसीज़ में। जैसे कि आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में बनी थी, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है और लोगों के लाइवलीहुड में डिपेंड करती है, ठीक है। अब बच्चों, लैंड का
इंडिया में जो लैंड का यूज़ है वो टाइम के साथ चेंज हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो स्टेबल है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ बढ़ रहा है, फॉरेस्ट एरियाज भी कम है और हर स्टेट की फार्मिंग जो है वो इक्वल नहीं है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें आपकी जो ज़मीन है इसका ज़मीन का ख़राब होना पड़ेंगे। ठीक है, जब लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और यूज़फुल नहीं होती। रीज़न क्या होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल का काटना है ना, ओवर ग्रेजिंग, जैसे जानवरों की ज़्यादा मतलब चराना है ना जानवरों को, है ना, माइनिंग, खनन करना, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पानी देना, सॉरी ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी देना, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे फैक्ट्रियों का कचरा जो भी होता है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लैंड को डैमेज कर रही हैं, जैसे कि आप सभी को पता है ना। और एग्जांपल्स के तौर पे पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेट्स के साथ समझो तो माइनिंग प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है आपकी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। माइनिंग से लैंड खराब होता है और फॉरेस्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ओवरग्रेजिंग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ओवर इरिगेशन कहाँ होती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और वाटर लॉगिंग प्लस आपकी सॉइल में साल्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के इफ़ेक्ट्स, सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो कम होती है, फार्मिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है और इन्वायरमेंट जो होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब आपकी कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो लैंड को बचाने के तरीके, इसका मतलब ये है। ठीक है, मेजर्स मतलब बचाने के तरीके, सॉल्यूशंस। ठीक है, अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। अब इसमें हम बताएंगे कि कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों कंट्रोल करके आप कंट्रोल कर सकते हैं ग्रेजिंग को, है ना, माइनिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करके, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट करके, है ना, आपकी जो प्लांटिंग और शेटल्स बेल्ट्स होती हैं हवा रोकने के लिए, है ना, और सैंड ड्यून्स को कंट्रोल करके नेचर को बैलेंस में रखना ही कंजर्वेशन है। ठीक है, अब सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी का इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल सॉइल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, फूड प्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और सोइल बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कितने ईयर्स लगते हैं बच्चों सॉइल को बनाने में, मिलियंस ऑफ देयर। ओके, सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है, चलो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो फॉर्मेशन है सॉइल वो कैसे होती है। ठीक है, चलो सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो रिलीफ माउंटेन्स, जैसे कि आपके क्लाइमेट हो गए, पेरेंट रॉक हो गया, वेजिटेशन टाइम के इसी पर ही आपका जो नेचुरल फोकस होता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर, रिवर्स, विंड, ग्लेशियर, रॉक्स टूटते हैं, टूटते ही सॉइल बनती है। आपकी सॉइल कैसे बनती है बच्चों, जो रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं तो सॉइल बनती है। सॉइल प्रोफाइल को अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपके सामने है, टॉप सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, अपर सॉइल। ठीक है, अपर सॉइल, सॉरी अपर लेयर बोलते हैं इसको। इसमें सबसे फर्टाइल होते हैं प्लांट्स, यही ग्रो करते हैं बच्चों। प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, टॉप सॉइल में, जो कि आपका द अपर सॉइल लेयर है। सब सॉइल, सब सॉइल में क्या आते हैं आपके, सैंड होते हैं, क्ले आती है, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, अब आपकी थर्ड लेयर कौन सी है, जिसमें बच्चों वेथरेट रॉक्स होती हैं। ठीक है, अब फोर्थ आपका आता है बेड रॉक, जिसमें आपके सॉलिड रॉक्स होती है, नीचे वाली लेयर। ठीक है, तो ट्रिक से समझेंगे हम लोग, टॉप, सब रॉक और बेड रॉक। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जिसमें आपकी लैंड डैमेज होती है। मेन रीजंस क्या है आपके, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग। अब जो सॉल्यूशन निकलेगा उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, जिसमें अफॉरेस्टेशन होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। सॉइल जो है वो रिन्यूएबल बट स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और सॉइल प्रोफाइल जो है वो 4 लेयर्स में डिवाइड है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। तो
तो बच्चों अब हम बात करेंगे इंडिया में अलग अलग जगह पर क्लाइमेट जो होता है वो लैंड फॉर्म्स और वेजिटेशन डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो हम इनको क्लासीफाइड करते हैं, ओके। तो एलोवेल सॉइल जो होती है वो इसको बोलते हैं नदी वाली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? नदी वाली मिट्टी, ठीक है। कहाँ मिलती है? नॉर्थन प्लेन्स में मिलती है। कहाँ पर बच्चों? जहाँ गंगा होती है, इंडस वैली, सॉरी इंडस रिवर हमारी और ब्रह्मपुत्रा के पास मिलती है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में, कोस्टल एरियाज में, डेल्टा रीजन में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इनका कंपोजिशन क्या रहेगा? इसमें क्या होता है? इसमें सैंड होता है, सैंड बोले तो रेत। इसमें सिल्ट होती है जो कि आपकी गड होती है। इसमें क्ले होती है जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। मतलब कि ये सब आपका मिक्स्ड सॉइल होती है, ठीक है। और इसके साइज़ में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि रिवर के पास मिलती है, ठीक है, मिलती है ये मिट्टी, ठीक है। और दूर ये मतलब बहुत ही दूर होती है और मतलब फाइन होती है, स्मूथ होती है, ठीक है। इसमें आपकी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स, इसकी एज के बेसिक्स पर। जैसे कि आपका ओल्ड सॉइल होती है, जैसे कि जिसको हम बुजुर्ग सॉइल बोलते हैं। सॉइल की बच्चों एजेस होती हैं, तो इसको हम ओल्ड सॉइल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंकर। इसमें कंकर ज़्यादा होते हैं और ये बच्चों कम फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इसको हम ओल्ड सॉइल बोलते हैं, ओल्ड सॉइल, ठीक है। अब हम बात करेंगे खादर, जिसको हम न्यू सॉइल बोलते हैं। ये हर साल फ्लड से नई आती है। ये हर साल बच्चों फ्लड से नई आती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और क्रॉप्स इसमें इसमें क्या उगता है? वेट उगते हैं, राइस, शुगर केन, पल्सेस, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, पोटाश, फोस्फोरिक एसिड और लाइम। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यूज में मिलती है, साउथ इंडिया में। जैसे कौन कौन सी स्टेट्स में मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। ये फॉर्मेशन कहाँ से होती है? वोल्केनो रॉक से इसमें ये बनती है। कहाँ से बनती है? वोल्केनो रॉक से बनती है, ठीक है। और कलर क्या रहेगा इसका? ब्लैक। और टेक्सटाइल क्या है? बहुत ही फाइन, यानी कि चिकनी मिट्टी टाइप होता है। और वाटर होल्ड करती है, मॉइस्चर रिटेन करती है, इसलिए ड्राई एरियाज में भी यूजफुल होती है। और इसमें न्यूट्रिशन क्या रहेगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट रहेंगे, इसमें मैग्नीशियम रहेगा, पोटैश रहेगा और लाइम रहेगा। ये बेस्ट क्रॉप है क्योंकि कॉटन सबसे बेस्ट है, ठीक है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल बोलते हैं। तो बच्चों, जब नदियाँ मिट्टी लाती हैं और जमा करती हैं उसे एलोवेल सॉइल कहते हैं। ये सबसे फर्टाइल होती हैं और काली मिट्टी वोल्केनो से बनती है और पानी को होल्ड करती हैं। इसमें कॉटन सबसे अच्छा उगता है, ठीक है। अब अगर मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगी आपको, तो एलोवेल जो सॉइल्स होती हैं उसको आप याद कर सकते हो नदी वाली मिट्टी, ठीक है। खादर जिसमें न्यू प्लस सुपर फर्टाइल होता है, ठीक है। अब आपके जो बंगर है इसमें ओल्ड होती है, ओल्ड सॉइल होती है। और जो ब्लैक सॉइल होती है वो काली प्लस कॉटन इसमें उगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेड एंड येलो सॉइल, जो कि लाल और पीली मिट्टी है। रेड सॉइल जो है वो बहुत ही इग्नेशियस रॉक पर डेवलप होती है, ठीक है। और ये उन एरियाज में मिलती है जहाँ रेनफॉल कम होते हैं, ठीक है। इसको लाल रंग का आयरन लोहा भी कहा जाता है। इसमें लोहा होता है ना, इसी वजह से होती है ये लाल मिट्टी। जब इसमें मॉइस्चर जो नमी बढ़ जाती है तो ये जो मिट्टी होती है वो एकदम से येलो दिखने लगती है। इसमें जो फर्टिलिटी जो होती है, ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए जो इसके फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी ज़रूरत इसमें कम पड़ती है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे लैटरेट सॉइल की। तो बच्चों ये जो मिट्टी होती है वो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में बनती है। ज़्यादा बारिश की वजह से इसमें लीचिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी से धुल जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी कम फर्टाइल होती है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम ज़्यादा होते हैं। रंग जैसे कि रेड, ब्राउन, लाल, भूरा होता है। लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है ये? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के हिली एरियाज में, ठीक है। और ये किस लिए यूज़फुल होते हैं बच्चों? टी के लिए और कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं देने पर अच्छी फार्मिंग हो जाती है इसमें, ठीक है। तो बच्चों रेड सॉइल जो है वो आयरन की वजह से लाल है और कम रेनफॉल बनती है इसमें, ठीक है। येलो सॉइल में मॉइस्चर की वजह से लाल मिट्टी पीली हो जाती है। और जो आपका लेटरेट सॉइल है वो हैवी रेनफॉल में न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं, इसलिए कम फर्टिलाइज में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों आपकी एरिड सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क रेगिस्तान मिट्टी। ये मिट्टी जो होती है वो ड्राई सूखे एरियाज में बनती है जहाँ रेनफॉल बच्चों बहुत कम होता है, ठीक है। इसके फीचर्स में जैसे मिट्टी जो होती है वो रेत जैसी सैंडी होती है, ठीक है। इसमें जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ही कम होता है और सॉल्ट यानी कि नमक ज़्यादा होता है, इसलिए कभी कभी वाइट लेयर होती है वो दिख जाती है इसमें, ठीक है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो आपका ऑर्गेनिक होता है वो बहुत ही कम होता है। फर्टिलिटीज़ की बात करेंगे तो नेचुरली ये मिट्टी कम फर्टाइल होती है, लेकिन अगर आपको इरिगेशन यानी कि पानी दिया जाए इसमें तो फार्मिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। कहाँ मिलती है मिट्टी? रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान के डेजर्ट एरियाज में मिलती है। और क्या बनता है इसमें? कौन सी क्रॉप होती है? बाजरा और वीट बनता है इसमें, सॉरी उगता है, और जौवर, ठीक है। और वीट जो है वो इरिगेशन के साथ ही होगा इसमें। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वन की मिट्टी, ठीक है। ये कैसे बनती होगी? ये मिट्टी जो है वो माउंटेन और फॉरेस्ट एरियाज में बनती है। पेड़ पौधों के पट्टी गिरकर सांधते हैं जिसमें मिट्टी बनती है, ठीक है। फीचर्स में जैसे अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो मिट्टी का जो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, टेक्सचर होता है वो जगह के हिसाब से बढ़ता है, जैसे कि वैली में है ना, स्लोप्स पर, ठीक है। इसमें ह्यूमस जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि लीव्स जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं। और फर्टिलिटी जनरली जो फर्टाइल होती है लैंड, लेकिन हर जगह अलग हो सकती है। कहाँ मिलती है? हिमालयन रीजन और पहाड़ी एरियाज में। क्रॉप्स जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, एप्पल, पीच, टी और वेजिटेबल्स, ठीक है। एरिड सॉइल जहाँ पे आपकी डेजर्ट वाली मिट्टी है, जैसे पानी कम, नमक ज़्यादा। फॉरेस्ट में जंगल वाली मिट्टी, जैसे कि पत्तों से बनी ह्यूमस ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसमें सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है ना। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब मिट्टी की ऊपर वाली जो लेयर होती है टॉप सॉइल वो हट जाती है या फिर बह जाती है, उसे ही आप सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल को हटाना यानी कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है? जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि इंसान की वजह से। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ का काटना, ओवरग्रेजिंग, जानवरों का चारा ज़्यादा लेना, है ना, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करनी, इन सब की वजह से जो मिट्टी लॉस होती है और आसानी से बह जाती है, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। इसमें नेचुरल आपके फोर्सेस होंगे जैसे कि पानी, रेन और रिवर की वजह से, ठीक है, हवा, विंड की वजह से, ग्लेशियर, बर्फ़ की वजह से। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब आपके टाइप्स की बात करेंगे हम, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे कि आपकी ग्यूली इरोजन, जब पानी मिट्टी को काट कर गहरे गड्ढे या चैनल बना देता है, ठीक है। लैंड खराब हो जाती है, फार्मिंग के लायक नहीं रहती, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा, है ना।
फिर इसमें शीट इरोजन होता है, जब पानी की एक पतली लेयर में फ्लो करता है और टॉप सॉइल को धीरे धीरे हटा देता है, मतलब मिट्टी की जो लेयर बाय लेयर बह जाते हैं, ठीक है। जो मिट्टी जो होती है वो बाय लेयर जो होती है वो बह जाती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे इसमें विंड इरोजन। जब हवा हल्की मतलब लॉस होती है, जैसे मैं इसमें ना जब हल्का जो आपकी हवा होती है वो हल्की हल्की फिर एकदम से तेज जाती है, तो इसमें जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। मोस्टली ये कहाँ होता है, डेजर्ट एरियाज में ही होता है। अब हम सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाना। मिट्टी को कैसे बचाएं, तो मिट्टी को आप प्लगिंग से बचा सकते हैं, सीधा ऊपर और नीचे हल चलाने की जगह स्लोप के अकॉर्डिंग कर्व में आप हल चलाते हैं, इससे पानी का फ्लो स्लो होता है। टेरेस फार्मिंग में पहाड़ों पर सीधी जैसे खेती यानी कि स्टेप्स बनते हैं, उसमें मिट्टी बहने से बचती है, ठीक है। अब आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप खेत को पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं, बीच में घास उगाते हैं, हवा की स्पीड कम होती है। शेल्टर बेल्ट्स यानी कि बच्चों पेड़ों की लाइन लगती है, हवा को रोकने में हेल्प करते हैं और डेजर्ट में सैंड्स को रोकते हैं। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी बह जाना, ठीक है। अब ग्यूली का मतलब क्या होता है कि गहरे गड्ढे बन जाना। शीट का मतलब क्या होता है, पतली लेयर में मिट्टी हटाना। और विंड हवा मिट्टी उड़ा ले जाना, ठीक है। तो बच्चों याद रखने के लिए वाटर कर्ल्स, विंड ब्लॉस और ह्यूमन स्पॉइल। पानी काटता है, हवा उड़ाती है और इंसान इसे क्या करता है, बिगाड़ता है। तो बच्चों ये चैप्टर था हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब कंप्लीट हुआ। और अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन जो है उसका मेन कॉज क्या है, तो इसका मेन कॉज होगा बच्चों ओवर इरिगेशन। आपका सी ऑप्शन सही होगा। जब आपका ज़्यादा पानी देने से सॉइल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। अब ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो जो टेरेस कल्टीवेशन होगी वो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है बच्चों, उत्तराखंड में, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है थर्ड कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज फाउंड। तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, तो ब्लैक सॉइल बच्चों आपकी महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि आपको बताना है कि नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन इट। तो 3 स्टेट जहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है आपकी कॉटन, ठीक है। अब इसमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो बच्चों इसमें जैसे कि आपकी एलोवेल सॉइल होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, ये आपकी बहुत ही फर्टाइल होती है, फाइन टेक्सचर है इसमें, ठीक है, मुलायम है और क्रॉप्स के लिए भी बेस्ट है, राइस और वीट। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। तो आप क्या करोगे, ट्रेस फार्मिंग करोगे, है ना, प्लगिंग करोगे, प्लांटिंग ट्रीज मतलब अफॉरेस्टेशन करोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो 120 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1961। तो इसमें आप लैंड यूज़ के पैटर्न को लिखोगे, इंडिया में क्या है और फॉरेस्ट एरिया क्यों नहीं बढ़ता, ठीक है। लैंड में इंडिया में जो लैंड यूज़ होती है वो एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट वेस्ट लैंड होती है, सेटलमेंट लैंड्स होती है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि
जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गया है, शहर जो है वो बढ़ गया है ना, शहर में लोग ज़्यादा रहते हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, पेड़ काटना शुरू हो गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हाउ, आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ द रिसोर्स। अब इसमें डेवलपमेंट के रिसोर्स का यूज़ क्यों बढ़ा? मशीन्स और टेक्नोलॉजी बढ़ने से इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई, लोगों की जो नीड्स और लाइफस्टाइल बढ़ गए, और ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, इसलिए रिसोर्सेज का यूज़ फास्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों इसमें कोई एक्टिविटीज़ है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो, जैसे कि समझने के लिए, जैसे आप, ये आपका टीचर करवा देगा आपको, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल जो भी है इसमें रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन, मिनरल्स होगी। नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम, और हाई वाटर रिटेनिंग सॉइल क्या है आपकी? ब्लैक सॉइल है ना। इंटेंसिवली लीच सॉइल कौन सी है आपकी? वो लेटरेट सॉइल है, ठीक है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली मेरे इस चैप्टर को सुना और समझा, और आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि आपका है, लेट मी चेक, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ आज फाइनली, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलो बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।